ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री अशोक शर्मा जी, सेक्रेटरी मैम नीतिका जी, मनीष मित्तल जी, स्पीकर ऑफ द डे विनोद कौशिक जी, लर्नेड सीनियर कोलीग्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जो कोरोना है ये हमें घरों में तो बांध सकता है, लेकिन हमारे जज्बे को नहीं बांध सकता। हमारी कुछ कर गुजरने की उस तमन्ना को नहीं बांध सकता। और हम सब प्रोफेशनल्स हैं और हमारा सबसे बड़ा हथियार है नॉलेज, अपडेशन। और हम अपडेट अपने आप को करते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से, कभी बुक से, तो कभी पोस्ट से, तो कभी किसी चीज से, तो कभी किसी चीज से। कभी हम सेमिनार करते हैं, आज के लिए सेमिनार ना सही वेबिनार ही सही, तो आज इस वेबिनार के माध्यम से हम अपने आप को अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के जो स्पीकर हैं वो विनोद कौशिक जी हैं, बड़े यंग हैं लेकिन डीपली स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी। और साथ में आज के टॉपिक की अच्छी तैयारी है, केस ला के भी गो थ्रू होते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो आज जो अपडेट्स हैं बेसिकली वो अपडेट्स हैं कि क्या जो रिटर्न्स की डेट्स है वो सचमुच बढ़ाई गई है या आईवाश है, या हम जो है जो और चीजें हैं साथ में, जो रिफंड के इश्यू आए हैं, कुछ और इश्यूज आए हैं, तो वो सारे डिस्कस करने जा रहे हैं विनोद जी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा विनोद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस टॉपिक पर अपने व्यू हमारे से शेयर करें। विनोद कौशिक जी। Thank you, Rakesh ji. Thank you so much, Honorable President Sir, Rakesh ji, Nitika ma'am, Manish Mittal ji, Kesav ji, and all senior members of the profession. Thank you so much for giving me this opportunity. So without wasting much of time, I'm starting my presentation and just I'm sharing my screen with all of you. And I hope my screen is visible to you, to all of you. Yes, sir, we can see your screen. Yeah. So agenda for the day as told by Rakesh ji कि आज हम basically जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और वहाँ से लेके अभी तक कुछ अपडेट्स, कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ एक्सटेंशंस और एक दो एडवांस रूलिंग ऐसी आई है कि जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी थिंकिंग है कि भाई इन एडवांस रूलिंग्स का अगर लॉन्ग लास्टिंग क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और जो नोटिफिकेशन से इन्होंने रिलैक्स किया है डेट्स को, तो उनका क्या एक्चुअली में इम्पैक्ट है, क्या वो एक्सटेंशन है या रिलैक्सेशन है। उसके अलावा वैलिडिटी फॉर ई-वे बिल भी एक्सटेंड करी है, कुछ सर्कुलर्स, एक दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आए हैं, रूल 36 सब रूल 4 के अंदर कुछ चेंजेस इन्होंने करे हैं, तो उन सब को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट के अंदर हम जो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन को लेके एक एडवांस रूलिंग आई है क्ले क्राफ्ट की, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर टाइम रहा तो 2-4-5 इश्यूज हैं जो इस कोविड-19 की वजह से आगे आएंगे ट्रेड और इंडस्ट्री के सामने, उनको भी हम ट्राई करेंगे कि जैसे मान लो CSR एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जो कैंसिलेशंस हो रहा है एयर टिकट्स का, ट्रेन्स का, होटल्स का, उनको भी ट्राई करेंगे कि हम उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 31 मार्च को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ने एक सेक्शन 168 कैपिटल ए को इंट्रोड्यूस किया है। और उस सेक्शन 168 कैपिटल ए को इंट्रोड्यूस करने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो ये था कि जो ये बेसिकली पेंडेमिक आई है, एपिडेमिक आई है कोविड-19 की वजह से, तो इसके लिए उनको कुछ रिलैक्सेशंस और कुछ एक्सटेंशंस ट्रेड और इंडस्ट्री को देनी थी। तो वो प्रोविजंस 168 के अंदर नहीं थे, तो उन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया विद दिस ऑर्डिनेंस 168 कैपिटल ए। और ये आजकल आप लोगों को काफ़ी सुनाई दे रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट है फोर्स मेजोर का, जो एक फ्रेंच वर्ड है कि जैसे अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, जैसे वार हो गया, एपिडेमिक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, फायर, साइक्लोन एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से अगर मैं कोई अपना कंप्लायंस या टैक्स ऑफिसर अपना कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन एंड आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशंस उन डेट्स को एक्सटेंड किया है। तो हम देखेंगे कि 168 को किस नोटिफिकेशन में यूज किया, 168 ए को किस में किया, 168 भी इनके पास सेक्शन है, 164 के अंदर भी इनके पास पावर है, 142 में भी पावर्स हैं, उसके अलावा सेक्शन 50 की भी पावर्स को इन्होंने यूज करा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या ये जो एक्सटेंशंस हुई हैं GSTR 3B की और GSTR 1 की, क्या ये एक्सटेंशंस हैं, एब्सोल्यूट एक्सटेंशंस हैं, या ये कंडीशनल वेवर है। तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली एब्सोल्यूट एक्सटेंशन नहीं है, ये कंडीशनल वेवर है। कंडीशनल वेवर और एब्सोल्यूट एक्सटेंशन में थोड़ा सा फर्क है। अगर एब्सोल्यूट एक्सटेंशन होता है तो मतलब उस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, उस डेट के बाद आप करोगे तो वो जो नेक्स्ट डे उसका होगा, वहाँ से आपको पेनल्टी या लेट फी जो भी है देनी पड़ेगी।
लेकिन कंडीशनल वेवर के केस में क्या है कि कंडीशनल वेवर के केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डेट तक आप रिटर्न फाइल कर दो और उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो आपको ओरिजिनल डेट से आपको जो भी लेट फीस और जो भी इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये बेसिकली जो 3B और GSTR 1 का जो बेसिकली जो नोटिफिकेशन इशू हुई हैं ये बेसिकली कंडीशनल वेवर है, ये एब्सोल्यूट एक्सटेंशन नहीं है। तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया कि जो ये वेवर आया है ये वेवर बेसिकली 3 क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए। सबसे पहले मैं बड़े लोगों की बात करता हूँ, जो बड़े डीलर्स हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको लेट फी का और इंटरेस्ट का वेवर गवर्नमेंट ने दिया है। तो जो उनकी फरवरी से लेके अप्रैल 2020 की जो GSTR 3B थी, अभी हम इस स्लाइड के अंदर 3B की बात कर रहे हैं, जो फरवरी 2020 से लेके जो अप्रैल 2020 की जो 3B थी उसका टाइम इन्होंने बोला कि आप उसको 24 जून 2020 तक फाइल कर दीजिए। अगर आप 24 जून 2020 तक फाइल करते हैं तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट में कुछ रिलीफ मिलेगा और लेट फीस के अंदर भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो कहते हैं कि अगर आप जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है उसके विदिन 15 डेज अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देना, लेट फीस बिल्कुल नहीं देनी। लेकिन अगर आप 15 डेज को क्रॉस करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 18% से हटके 9% हो जाएगा। अभी हमने एक इलस्ट्रेशन भी बनाई है, उसको देखेंगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा। लेट फी के अंदर उन्होंने बोला कि अगर आप इस टाइम तक 24 जून तक फाइल करते हैं तो लेट फीस 0 बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपने बेसिकली उसको अपने खजाने भी देखने हैं, इतना सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है कोविड-19 के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट आधा कर देते हैं, बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। लेकिन जो मई की रिटर्न है मई 2020 की, उसको इन्होंने एब्सोल्युटली एक्सटेंड 27 जून तक कर दिया है, 7 दिन का एक्सटेंशन दिया है, अज्यूमिंग की 20 मार्च जो 20th है वो लास्ट डेट है। और जो नोटिफिकेशन इशू हुए हैं 31/2020, 36/2020। पेनल्टी का कोई भी वेवर अभी नहीं आया है, सेक्शन 128 के अंदर जो वेवर आ सकता है, तो पेनल्टी का कोई वेवर अभी नहीं आया है। तो अभी हम जो बड़े डीलर्स हैं उनको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि किस डेट पे अगर कोई रिटर्न फाइल होती है तो क्या लेट फीस और क्या इंटरेस्ट अगर लगेगा। तो मैं अगर फरवरी, मैंने एक एग्जांपल फरवरी का लिया क्योंकि फरवरी का महीना बेसिकली आधे से ज़्यादा चला गया था जब ये पेंडेमिक हमारे कंट्री में काफ़ी जब लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, तो उस वक्त बेसिकली 24 मार्च को उन्होंने इसको अनाउंस किया था कि लॉकडाउन 25 से होगा। तो फरवरी की अगर रिटर्न की मैं बात करूँ तो फरवरी की रिटर्न की अज्यूमिंग ओरिजिनल डेट 20 मार्च है, अभी मैं 22 और 24 में नहीं जा रहा स्टेट्स के अंदर, मैं मान रहा हूँ कि 20 मार्च सबकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी फरवरी की रिटर्न की। तो जिन लोगों ने 20 मार्च तक फाइल कर दी, ठीक है, उन्होंने फाइल कर दी, लेकिन जिन्होंने 20 मार्च तक नहीं फाइल की तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हम कंडीशनली 24 जून 2020 तक का वेवर आपको देते हैं। अगर आप 24 जून 2020 तक आप अपनी फरवरी की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो मान लो एक कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको इस लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, उसने अपना डेटा देखा, उसने 5 अप्रैल को अपनी रिटर्न एक्चुअली में फाइल कर दी। तो ओरिजिनल डेट से लेकर एक्चुअल डेट, ओरिजिनल डेट 20 मार्च थी, एक्चुअली में उसने 5 मार्च को फाइल करी, 5 अप्रैल को फाइल करी, सॉरी, तो 11 + 4 15 दिन के अंदर अंदर, ओरिजिनल ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर उसने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया। तो हमारे हिसाब से ना तो उसको लेट फीस कोई देनी है ना कोई इंटरेस्ट देना है, क्योंकि उन्होंने विदिन 15 डेज अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो नो इंटरेस्ट नो लेट फीस। तो अगला जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर उसने रिटर्न 15 अप्रैल को फाइल करी, तो अगर कोई आदमी 15 अप्रैल को अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो बेसिकली वो जो उसको 15 डेज का बेनिफिट था, जो इंटरेस्ट उसको बिल्कुल भी नहीं लगता, वो उसने खो दिया। लेट फीस तो नहीं लगेगी इस केस में, लेकिन जो एडिशनल 11 दिन उसने लिए उस पे उसको 9% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे एग्जांपल के अंदर अगर वो 24 जून को फाइल करता है, अगर उसका डेटा नहीं कंपाइल हो पाया, नहीं फाइल कर पाया, या अकाउंट में पैसे नहीं थे टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो अगर 24 को फाइल करी तो लेट फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट जो है 9% के हिसाब से हाफ जो है 81 डेज का उसको लग जाएगा। लेकिन अगर 24 जून के बाद भी उसने अगर क्रॉस कर दिया और 30 जून को रिटर्न फाइल करी, तो दोनों की दोनों उसको जो बेनिफिट्स थे लेट फीस का और इंटरेस्ट का, वो दोनों के दोनों बेनिफिट उसके चले गए हैं। अगर ये 24 जून 25 जून भी होता, 25 जून भी होता, तो दोनों के दोनों बेनिफिट जो थे लेट फीस का और इंटरेस्ट का, वो उस रजिस्टर्ड पर्सन के चले जाते, और ओरिजिनल डेट से यानी 20 मार्च से लेके 30 जून तक 102 दिन की जो कैलकुलेशंस है उसको उसके ऊपर लेट फीस भी देनी पड़ेगी और उसके ऊपर उसको ब्याज भी भरना पड़ेगा।
तो हम ये समझें कि ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है 24 जून की जो डेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसका हमें ध्यान रखना है, इसको क्रॉस नहीं करना एक दिन के लिए भी। अगर एक दिन भी क्रॉस करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऐसा होगा कि आपको जो ओरिजिनल डेट से जो भी आपको पेनल्टीज और लेट फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राकेश जी, अगर कहीं भी बीच में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, वॉइस से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज इंटरप्ट मी, लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अब मैं छोटे लोगों की बात करता हूँ, जो MSMEs हैं, बहुत छोटे लोग हैं, छोटे डीलर्स हैं, उनको इन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा। एक वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो दूसरे ऐसे डीलर्स हैं जिनकी 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन अप टू 5 करोड़ है। तो उनके लिए जो एक्सटेंशन है उन्होंने ऐसे किया कि जो फरवरी की रिटर्न है आपकी वो आपको 30 जून तक फाइल करनी है, मार्च की जो रिटर्न है वो आपको 3 जुलाई तक फाइल करनी है, अप्रैल की जो आपकी रिटर्न है वो आपको 6 जुलाई तक फाइल करनी है, और जो मई की रिटर्न है वो आपको 12 या 14 जुलाई, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट के अंदर हैं, उस स्टेट के हिसाब से आपकी 12 या 14 जुलाई की है। तो रिटर्न के हिसाब से देखें तो काफ़ी एक रिजनेबल इन्होंने रिलीफ दिया है। इनको भी पता है कि जो है ये एक्सटेंशन और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये चलेंगी, 2-3 महीने चलेंगी, एटलीस्ट जून जुलाई तक ये जाएगा। तो उसी के हिसाब से इन्होंने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न्स को इन्होंने रिलैक्सेशन उसमें दी है। और जो 1.5 करोड़ से ऊपर हैं और अप टू 5 करोड़ है, उनका फरवरी और मार्च का 29 जून डेट कर दिया है, अप्रैल की डेट उन्होंने 30 जून कर दी है, और मई की डेट वही 12 या 14 जुलाई, डिपेंडिंग आप किस स्टेट के अंदर हैं। जो ये अप टू 5 करोड़ वाले डीलर्स हैं, इनको इंटरेस्ट और लेट फी बिल्कुल भी नहीं देनी अगर ये अप टू दैट डेट फाइल कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट इनको आधा भी नहीं देना, इंटरेस्ट इनका पूरा माफ किया, लेट फी इनकी पूरी माफ करी। तो रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन है वो 31/2020 और 36/2020 हैं। सिमिलरली पेनल्टी के जो वेवर था वो 128 में यहाँ भी नहीं आया। अब इन छोटे डीलर्स की अगर हम बात करें, एक इलस्ट्रेशन हमने ली कि अगर मान लो किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ तक या उससे कम है, अगर वो फरवरी की उसकी ओरिजिनल डेट अजूमिंग की 20 मार्च है और 30 जून तक उसने फाइल करी, तो बेसिकली एक्चुअल डेट उसकी कंडीशनल वेवर है 30 जून तक, 1 जून तक फाइल कर दी तो ना ब्याज देना ना लेट फीस देनी। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल डेट 20 अप्रैल है मार्च की और आपने कंडीशनल वेवर 3 जुलाई तक गवर्नमेंट ने दिया और आपने 30 जून तक फाइल कर दी, तो फिर आपको कोई लेट फी या कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो थीम ये है कि अगर आप उस डेट को क्रॉस करेंगे तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे, और आपको जो ओरिजिनल डेट से जो बेनिफिट, जो पेनल्टी और लेट फी आपको देनी थी वो आपको देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट और लेट फी जो भी आपको देना है वो देना पड़ेगा। इस केस में जैसे इस डीलर ने क्रॉस कर दिया, 4 दिन से क्रॉस कर दिया, तो इसको 51 दिन का ब्याज भी देना पड़ेगा और इसकी लेट फीस भी इसको देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लेट फीस इन द केस ऑफ GSTR 1। GSTR 1 की जो रिटर्न है उस पर लेट फीस अभी इन्होंने पीछे जो कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी कि अब हम इसको स्टार्ट करेंगे लगाना, तो GSTR 1 के केस में भी इन्होंने यही किया कि उस पर भी इन्होंने कंडीशनल वेवर दिया कि आप मार्च, अप्रैल और मई की जो रिटर्नें हैं, जो लोग मंथली फाइल करते हैं वो 30 जून तक आप फाइल कर दें, और जो छोटे लोग हैं जिनका जनवरी का, फरवरी का और मार्च का इकट्ठा रिटर्न अप्रैल में जाना था, उनको भी इन्होंने बोला कि आप भी 30 जून तक फाइल कर देते हैं, आप 30 जून तक फाइल कर दो। दोनों लोगों को 30 जून की डेट दे दी। अगर कोई इस टाइमलाइन को फेल करेगा तो फिर वही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको डे 1 से वो सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और उसको बेसिकली इंटरेस्ट और लेट फीस इस केस में देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो 3B के थ्रू होता है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ी सी एनोमली है, या फिर क्या कहें, थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन 33/2020 है, इसकी जो हेडिंग है वो ये कहती है कि दिस नोटिफिकेशन सीक्स टू प्रोवाइड रिलीफ बाय कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग आउटवर्ड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 1 फॉर टैक्स पीरियड ऑफ फरवरी 2020 टू अप्रैल 2020। फरवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 की रिटर्न्स का ये रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं, वेवर देना चाह रहे हैं। और जब इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे अंदर से तो वहां पे वर्ड्स हैं कि ये जो बेनिफिट मिलेगा ये कब से मिलेगा, मार्च से लेके मई तक मिलेगा। तो यानी फरवरी की जो रिटर्न थी, यानी जो फरवरी की रिटर्न जो हमारी थी जिसकी ड्यू डेट अगर मैं मानूं कि 11 मार्च थी,
तो फरवरी की जीएसटीआर 1 में कोई एक्सटेंशन हमारे पास नहीं है। फरवरी की जीएसटीआर 1 का कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो 11 मार्च तक फाइल होनी थी, और वो अगर फाइल नहीं करी तो एज पर आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर लेट फीस लगेगी, क्योंकि इन्होंने हेडिंग के अंदर बोला कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन आई है, जो रिलैक्सेशन आई है, वो मार्च से लेके मई तक आई है। अगर आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मार्च से लेके और मई तक की एक्सटेंशन उन्होंने प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आता है। The late fees shall stand waived for the month of March 2020, April 2020 and May 2020. So what will happen in the case of Feb 2020? In our opinion, it is not extended by way of notification number 33/2020. Extended means very relaxed. तो फरवरी की रिटर्न एज ऑन डेट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से एक्सटेंड नहीं हुई है, रिलैक्स नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ और रिलैक्सेशंस की, कुछ और एक्सटेंशंस की। जो लोग कंप्लायंस की प्रैक्टिस में हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कंपोजिशन रीडर्स हैं उनके भी कुछ फॉर्म्स ड्यू हो रहे थे यानी आने वाले समय के अंदर, इस लॉकडाउन पीरियड में। तो उसमें एक फॉर्म जो हम जनरली फाइल करते हैं CMP 08, जिसके अंदर हम क्वार्टरली बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमें कितना टैक्स हमें भरना है, यानी कितनी मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, उसके हिसाब से हम एक सिंपल एक पेज का फॉर्म होता है CMP 08 और उसको हम फाइल कर देते हैं। इसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 18 अप्रैल थी, जिसको एक्सटेंड करके 7 जुलाई 2020 इन्होंने कर दिया है। तो CMP 02 फॉर्म है, उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया है। वो ये CMP 02 वो लोग फाइल करते हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं। तो चूंकि ये लॉकडाउन पीरियड उसमें आ गया तो उसको भी बेसिकली इन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। तीसरा एक ITC 03 फॉर्म होता है। अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में शिफ्ट करते हो, जो भी आपने ITC लिया है उस ITC को आपको पे करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसकी डेट को भी इन्होंने जो है सुटेबली एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दिया है, जो कि 60 डेज था फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस पर्टिकुलर ITC 03 को भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद जो ये एक GSTR 4 जो फॉर्म इनको फाइल करना था, जो एनुअली अपना सारा ये बताएंगे, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको भी एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2020 कर दिया है, जिसकी ओरिजिनल डेट थी 13 अप्रैल 2020 फॉर फाइनेंशियल 2019-2020। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ I am moving to a very important change in Rule 36 Sub-Rule 4. As per my understanding, the bar has organized a detailed webinar on this particular Rule 36 Sub-Rule 4. It was discussed by Gaurav Gupta ji. So I will not spend too much time on 36 Sub-Rule 4, but for the information of members who have joined now and who has not taken that webinar, 36(4) जो है हमारा restrict कर रहा था हमारे eligible ITC को, यानी जितना ITC मेरे GSTR 2A में दिखता था उसका बेसिकली जितना ITC 2A में था वो तो मैं ले ही सकता हूँ, तो उसके अलावा 20% एडिशनल में ले सकता था ऑन एडॉक बेसिस, इसको बाद में घटा के 10% कर दिया है। तो चूंकि ये पेंडेमिक आ गया और इसकी वजह से बहुत सारे लोग GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर हम देखें तो 3B की लेट रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके बाद 1 की डेट आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि आप फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी इस 36(4) का कंप्लायंस है वो आप सितंबर मंथ की रिटर्न के अंदर कर दीजिएगा। तो इसको बेसिकली डिलीट नहीं किया है, इसको बेसिकली पोस्टपोन किया है। तो रूल 36 सब रूल 4 है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी आपको 36(4) का जो कंप्लायंस करना है वो आपको सितंबर की रिटर्न के अंदर करना है। तो सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी मेरी सितंबर 2020 की, दैट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, और उसमें हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि फरवरी से लेके अगस्त तक जितना मेरा ITC मैंने लिया विज कितना ITC मेरी 2A में आया, तो उसके हिसाब से जितनी रिवर्सल मुझे करनी है उस रिवर्सल को मैं सितंबर की रिटर्न के अंदर एडजस्टमेंट को अप्लाई करूँगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली जो इशू हुई है इसके अंदर उन्होंने जो पावर ली है वो 168 कैपिटल A से ली है, जो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्ट के अंदर।
तो 168 कैपिटल ए का जो ऑब्जेक्टिव था वो इस नोटिफिकेशन के लिए था। वहां पे ये कहते हैं कि अगर कोई भी टाइम लिमिट किसी where any time limit for completion or compliance of any action falls between 20th day of March 2020 to 29th day of June 2020 shall stand extended up to 30th of June 2020 and it covers the action pending on the part of authority as well as on the part of taxpayer। क्योंकि दोनों लोगों को तकलीफ है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी नहीं जा पा रहे हैं डिपार्टमेंट, हम लोग भी अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो दोनों लोगों के पार्ट के ऊपर जो भी चीजें पेंडिंग थी वो अब ये लोग 30th ऑफ जून तक कर सकते हैं। लेकिन क्या सारी की सारी चीजें एक्सटेंड कर दी हैं या सारे के सारे जो भी एक्शंस फॉलो हो रहे थे वो सब एक्सटेंड हुए सॉरी या कौन कौन से कुछ एक्सक्लूजन्स भी इन्होंने उसके अंदर कार्व आउट करे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें पढ़ने की इसको, तो ये कवर करता है, इट कवर्स कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग। I'm just taking water. I'm taking a break of just a minute. Sorry for the interruptions. अगर कोई भी it covers completion of any proceeding, passing of any order, issuance of any notice, issuance of any intimation, issuance of any notification, issuance of any sanction, issuance of any approval, or such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provisions of this act। तो बड़ी वाइड इन्होंने पावर दी है कि अगर डिपार्टमेंट के एंड पे उनको कोई भी नोटिस इशू करना था, कोई उनको इंटीमेशन देनी थी, कोई उसको नोटिफिकेशन इशू करनी थी, कोई सैंक्शंस करने थे या कोई अप्रूवल देनी थी, तो वो सारे के सारे इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने उनको पावर दी कि वो स्टैंड एक्सटेंडेड अप टू 30th ऑफ जून 2020। अगर हमें कोई अपील फाइल करनी है, कोई रिप्लाई देना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई रिपोर्ट देनी है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेट्रा फाइल करनी है, तो उसकी भी डेट इन्होंने 30th ऑफ जून 2020 एक्सटेंड कर दी है। फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्शन दी that this exception shall not be applicable for the compliance of the provisions of the said act। Chapter 4, Chapter 4 is related to time and value of supply। तो अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई इस पीरियड में फॉल करता है तो वो एक्सटेंड नहीं करेगा 30 जून तक, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से रिलैक्सेशन इन्होंने विद दी हेल्प ऑफ जो आपको रिलैक्स किए 3B की रिटर्न्स वहां आपको मिल जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 जो ट्रिगर होता है आपके टर्नओवर को क्रॉस करने का कंपोजिशन में, उसमें भी आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 अभी डिटेल में देखेंगे कि ये सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। सेक्शन 39 रिटर्न का सेक्शन है और रिटर्न्स की डेट को एक सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक जनरल एक्सटेंशन था वहां पे कवर नहीं किया है, लेकिन सबसेक्शन 3, 4 और 5 के अंदर इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, यानी उसको एक्सक्लूड किया है। उसको हम देखेंगे कि उनको एक्सक्लूड क्यों किया है। सेक्शन 68 इट इज रिलेटेड टू ईवे बिल, और उसके बाद इन ए से लेकर डी तक जितने भी रूल्स हैं उनके लिए भी एक्सटेंशन एप्लीकेबल होगी। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये सब प्रोविजंस ये क्या हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 हमने देखा कंपोजिशन स्कीम का ट्रिगर पॉइंट है। सेक्शन 25 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सपोज I file an application during this lockdown period for one of my client, he wants to do trading of mask, sanitizers, etc. तो accordingly अगर डिपार्टमेंट within 3 days उसके एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करता तो that will be deemed approved। Casual non-resident taxable persons, this extension under section 168 capital A is not applicable to 27। Issuance of tax invoice, this exemption is not applicable because you have to issue invoice at the time of supply in case of goods और जैसे अभी सर्विसेज के केस में है। सेक्शन 37 फाइलिंग ऑफ GSTR1 के लिए इन्होंने सेपरेटली एक्सटेंशन आपको रिलैक्सेशन दे दी है। सेक्शन 47 लेट फीस, उसका आपको रिलैक्सेशन अलग से इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका भी इन्होंने अलग से एक नोटिफिकेशन में हमें रिलैक्सेशन कर दिया है। पावर ऑफ अरेस्ट है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, पेनल्टीज, डिटेंशन, सीजर, इन सब के केसेस में इस रिलैक्सेशन को उन्होंने एक्सटेंड 30 जून तक नहीं किया है।
और जो सेक्शन 39 में इन्होंने सबसेक्शन 3, 4 और 5 को जो इन्होंने एक्सक्लूड किया था, उसका पर्पज यही था, जो टीडीएस की पेमेंट अगर करनी है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, तो उसकी डेट भी 30 जून तक चली जाएगी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिटर्न है उसकी डेट भी 30 जून 2020 तक चली जाएगी। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो कंप्लायंस करने हैं, उनकी डेट भी विद द हेल्प ऑफ दिस नोटिफिकेशन सेल स्टैंड एक्सटेंडेड अप टू 30th of June 2020. Section 68 insofar as e-waybill is concerned. Since separate extension एक नोटिफिकेशन में e-waybill का दे दिया है कि जो भी e-waybills एक पर्टिकुलर डेट तक एक्सपायर हैं, तो उनकी डेट जो है 30 अप्रैल तक हो जाएगी, वो हम देखेंगे। तो I hope it is clear to all of you. Now, extending validity of e-waybills. जो e-waybills थे, क्योंकि जो लॉकडाउन था ये पहले से प्रेडिक्टेड नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन ऑल ऑफ सडन हो जाएगा। तो जो व्हीकल्स माल लेके निकल चुके थे, सपोज कोई आदमी केरला से हिमाचल प्रदेश कुछ माल लेके जा रहा है, कोई कर्नाटक से लेके यहाँ दिल्ली माल लेके आ रहा है, और सपोज वो एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं हैं, तो एज पर द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट जो जहाँ है वहीं रुकेगा, यानी जो ट्रक्स थे वो वहीं की वहीं रोक दिए गए, उनको बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करने दिया गया, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। तो इसी पॉइंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये किया कि जो भी e-waybills 20th day of March 2020 से लेकर 15th day of April 2020 तक एक्सपायर्स हो जाएंगे, उनकी वैलिडिटी को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये पहले for the interruption, can you please be a little louder? या प्लीज Thank you. तो जो भी e-waybills थे 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक एक्सपायर हो रहे हैं इस पीरियड के बीच में, तो उन सब की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया है 30 अप्रैल 2020 तक। एक जनरल एक्सटेंशन दे दी कि जो भी e-waybills इस पीरियड में एक्सपायर हो रहे हैं वो 30 अप्रैल तक वैलिडेट हो जाएंगे, उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो जो भी बॉर्डर्स के ऊपर ट्रक खड़े हुए उनको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जो कि एक्सटेंशन जो है लॉकडाउन की, वो लॉकडाउन 2.0 आ गया है, दूसरा लॉकडाउन आ गया है, तो उसके बाद भी जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर जो व्हीकल्स नहीं हैं वो 3 मई तक वहीं स्टैंड करेंगे, और उसके बाद जैसे भी जो भी गाइडलाइंस आएंगी मिनिस्ट्री की, उसके बाद वो मूव करेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन कितनी आती है, कैसे आती है, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको प्लान करती है। लेकिन एज ऑन डेट जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच जो भी e-waybill आपके एक्सपायर हो रहे क्लाइंट्स के, उनकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड हो गई है। Now I'm coming to one more important circular which was issued on 13th of April 2020, and it is talking about few scenarios where there is confusion among trade and professionals. So the first point they are talking about is that suppose a service provider has received an advance payment, and on the basis of advance payment he has issued invoice, but the services need to be supplied in future. This is the important industry in this case is airlines industries, train tickets, hotels. हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमें कहीं ट्रैवल करना था, सपोज किसी को दिल्ली से लंदन ट्रैवल करना था, तो उसने कोई टिकट बुक करा दिया सपोज 20th मार्च को कि मैं अप्रैल के महीने के अंदर दिल्ली से लंदन ट्रैवल करूंगा। लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो जितनी भी एयरलाइंस थी, जो भी थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, सब सील हो गए। तो मैं प्रैक्टिकली अब ट्रैवल नहीं कर सकता, और ना ही एयरलाइंस वो भी अपनी उड़ानें नहीं भर रही हैं। तो दोनों की दोनों पार्टीज अनेबल हैं, एयरलाइंस अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने में अनेबल है और मैं भी ट्रैवल करने में अनेबल हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैंने पेमेंट करी एयरलाइंस को, उसके अंदर जो भी मैंने उनको जीएसटी की पेमेंट करी, जो भी एयरपोर्ट टैक्सेस की पेमेंट करी, जो भी बेसिक फेयर की पेमेंट करी, उस सबका एज पर दी ऑर्डर ऑफ डीजीसीए, ये डीजीसीए का ऑर्डर है, उसके हिसाब से उनको सारा का सारा पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो सप्लाई होनी थी सर्विस, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया। ना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ और ना ही वो ट्रैवल मुझे करा सकते हैं, ना तो उनकी जो जहाज है वो चल रहे हैं, ना ही मैं अपने घर से बाहर निकल सकता हूँ। तो इस केसेस के अंदर क्या हुआ, कंफ्यूजन ये हुई कि जो पेमेंट उन्होंने जीएसटी की कर दी है उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो सेक्शन 34 के हिसाब से जो एयरलाइंस है वो अपनी जो सब्सिक्वेंट रिटर्न है उसके अंदर एडजस्टमेंट कर ले। अब चूंकि अप्रैल के अंदर भी तकरीबन कोई उड़ान नहीं भरी उन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद, तो अप्रैल में भी वो बोलेंगे कि सर मेरे पास कोई आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं है अप्रैल में, तो मैं कैसे करूं। तब उन्होंने बोला कि आप सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 की हेल्प से आप जो भी पैसा आपने पे किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं अंडर द हेड एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो उनको ये बोला कि आप 34 के अंदर या तो आप क्रेडिट नोट इशू करके आप नेक्स्ट रिटर्न के अंदर एडजस्टमेंट कर लीजिए, अगर आपके पास आउटपुट लायबिलिटी नहीं है नेक्स्ट रिटर्न में तो आप उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, हम आपको रिफंड दे देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये मोस्टली इन द केस ऑफ एयरलाइंस जो टिकटिंग कर रही हैं, IRCTC जो कर रहा है, जो होटल बुकिंग हुई है, उनके केसेस में मोस्ट ऑफ दी होगी। और रेगुलेटर्स ने भी इसको प्रॉब्लम को देखते हुए गाइडलाइंस इशू कर दी है। ये एक मेमोरेंडम DGCA का ऑर्डर है और सिमिलर ऑर्डर IRCTC ने भी इशू कर दिया है कि आपकी जो भी 3 मई तक ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उन सब का पैसा आपको बिना किसी कैंसिलेशन फीस के वापस मिल जाएगा। आपको कोई भी एयरलाइंस, कोई भी IRCTC एक पैसा भी कैंसिलेशन के नाम पे नहीं काटेंगे, एज इट इज इंक्लूडिंग जो एयरपोर्ट टैक्सेस है उनकी भी पेमेंट आपको करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम, एक इशू ये आता है, उसको हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टिकट बुकिंग करी विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी ऐप पेटीएम से। मैंने पेटीएम से दिल्ली से लंदन की टिकट बुक करी। पेटीएम क्या करता है, जैसे ही मैंने फ्रॉम दिल्ली टू लंदन डाला तो उसने मुझे डिफरेंट एयरलाइंस दिखा दिया कि ये आपकी इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ये आपका इंडिगो है, ये आपका फला इतने सारे एयरलाइंस है, ये इतनी आपको टिकट दे रहा है। तो मैंने जो भी चीपेस्ट था, जो भी मेरा टाइम सूट करता था, मैंने बुकिंग कर दी। तो उसके बदले पेटीएम ने मुझसे 500 रुपीज प्लस 18% GST कन्वीनियंस फीस चार्ज करी। तो व्हाट विल हैपन टू दिस कन्वीनियंस फीस? तो कन्वीनियंस फीस जो पेटीएम ने चार्ज करी, तो पेटीएम का अगर हम सिस्टम देखें तो ये कहते हैं कि हमारा जो काम था वो आपके टिकट बुक कराने तक का था। आपको ट्रैवल करना है नहीं करना है तो वो जो भी आपके एयरलाइंस के जो भी एडवाइजरी होगी, एयरलाइंस के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन हमारा जो पैसा, जो कन्वीनियंस फीस है वो हमारी यहीं तक थी, हम उसको वापस आपको रिफंड नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली वो पैसा मेरा लॉस्ट है। वो पर्टिकुलर पेटीएम अब ये नहीं कह सकता कि ये मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और मैं भी इसमें GST 34 और 54 के हिसाब से रिफंड या उसको एडजस्टमेंट करूँगी, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज थी थर्ड पार्टी की वो वहीं तक लिमिटेड थी। उसने मेरी टिकट बुक कराई और मैंने टिकट्स ली, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। तो ये दोनों अलर्ट्स हैं DGCA और IRCTC का। उसके बाद दूसरा जो इसमें इशू आया वो ये आया कि अगर मानो मैंने एडवांस पेमेंट दी किसी वेंडर को और उस वेंडर ने मुझे इनवॉइस इशू नहीं किया, रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया। Invoice has not been issued in this case. Only receipt voucher has been issued. So what will happen to that? And services have not been rendered. विनोद जी थोड़ी आवाज तेज करना, थोड़ा मेंबर्स कह रहे हैं बार बार इस बात को, प्लीज मैं आवाज वॉल्यूम देखें सर प्लीज। तो जो भी एडवांस जो पेमेंट मैंने करी उसके बदले जो रिसिप्ट वाउचर इशू हुआ, अब वो रिसिप्ट वाउचर इशू होने के बाद मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सके ड्यू टू दिस कोविड-19। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होने की वजह से सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 उसका जो क्लोज ई है उसके हिसाब से वो जो भी मेरा वेंडर है, जो मेरा सप्लायर है, मुझे रिफंड वाउचर इशू करेगा। और रिफंड वाउचर इशू करने के बाद अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 अंडर दी हेड एक्सेस पेमेंट टैक्स को रिफंड इसके अंदर क्लेम कर सकता है और मुझे जो भी मेरी पेमेंट है उसको वापस कर देगा। आफ्टर इशुएंस ऑफ रिफंड वाउचर मेरी पेमेंट मुझे वापस कर देगा और जो उसने GST पे किया वो गवर्नमेंट से रिफंड की फॉर्म में ले लेगा। तो अगेन 54 नीड टू बी कंप्लाइड विद इन दिस केस। और जो आउटवर्ड लिमिट्स हैं, जो सेक्शन 34 और 54 की जो ट्रिगर लिमिट्स हैं, जो उन्होंने टाइम लाइन दिया हुआ है 54 के अंदर, एज वी ऑल नो कि जो रिफंड है वो मैं विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट ले सकता हूँ। और सेक्शन 34 के हिसाब से जो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट है वो भी मैं जो नेक्स्ट रिटर्न है सितंबर की या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर उसके हिसाब से ले सकता हूँ। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 34 और सेक्शन 54 की जो टाइमलाइंस हैं उनको भी हमें कंप्लायंस उनका करना पड़ेगा।
और पर्टिकुलरली जो अनजस्ट एनरिचमेंट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गवर्नमेंट से तो टैक्स वापस ले लूं लेकिन जो मेरा कस्टमर है उसको टैक्स वापस ना करूँ। इसको मुझे इंश्योर करना पड़ेगा जो इंसिडेंस है टैक्स और इंटरेस्ट का हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। इंसिडेंस पास मैं नहीं कर सकता अपने कस्टमर को अगर मैं गवर्नमेंट से रिफंड लेता हूँ। अभी वॉइस ठीक है राकेश जी? आई एम ऑडिबल नाउ राकेश जी? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक है ना सर? ठीक है। हाँ। तीसरा जो इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया इंस्टेंस, ये डिस्कस किया कि अगर मैंने गुड सप्लाई की अंडर द कवर ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और वो मेरे जो कस्टमर है उसने मुझे वापस कर दिया तो क्या होगा। ये सबको पता है कि सेक्शन 34 के हिसाब से मैं अपना क्रेडिट नोट इशू करके अगले रिटर्न के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर लूँ। अब लुकिंग इनटू द सिनेरियोज ऑफ कोविड-19 ये कहते हैं कि आप उसका रिफंड भी ले सकते हो। आप एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जाके 54(8) के अंदर आप इसका एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में जाके रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे एक सिनेरियो आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस लॉकडाउन से पहले मैंने किसी कस्टमर से कोई एग्रीमेंट किया कि मैं आपको इतनी क्वांटिटी ऑफ इस गुड्स की इतनी सप्लाई करूंगा, लेकिन मैं लॉकडाउन पीरियड के अंदर उस पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी नहीं कर सका। तो मेरा जो कस्टमर है लॉकडाउन के बाद मुझे कहता है कि आप मुझे जो आपने रेट एग्री किया था उस रेट से मुझे कम आप इसके अंदर सप्लाई कीजिए। तो अब चूंकि मैं उस कस्टमर को उस एग्रीड रेट से कम में सप्लाई कर रहा हूँ तो वो जो मेरी जो कंसिडरेशन है 1000 रुपये का सामान मैं उसको 800 रुपये में दे रहा हूँ, तब उस 200 रुपये का क्या होगा? क्या मैं इनवॉइस के अंदर ही उसको अप्लाई कर दूंगा डिस्काउंट करके, या फिर मैं उसका क्रेडिट नोट इशू करूंगा, या क्योंकि अब जो मेरा जो रेट था एग्रीड रेट 1000 था, अब मैं कस्टमर को 800 के अंदर सप्लाई करूंगा तो कस्टमर ने उस डिले को टॉलरेट किया तो या कस्टमर के एंड से मुझे सप्लाई है क्योंकि उसने मेरे जो 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 एक्ट था मेरा जो मैंने डिले किया उसको उसने टॉलरेट करा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें थोड़ी सी निकल के आएंगी कोविड-19 जैसे ही ओवर होगा तो ऐसी कुछ सिचुएशन इमर्ज होंगी जहाँ पे हमें उसका सॉल्यूशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ देखना पड़ेगा कि उन सिचुएशंस के अंदर में क्या करना है। उसके बाद इन्होंने एक चीज और क्लैरिफाई करी इसके अंदर कि सर LUT और जो रिफंड एप्लीकेशंस जो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर टाइम बार हो रही है उनका क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि जो नोटिफिकेशन हमने 168 कैपिटल ए के अंदर इशू करी है उसको आप यूज करिए और जो भी आपकी RFD 1 एप्लीकेशन RFD 11 जो भी आपके ड्यू हो रहे हैं वो सारे के सारे 30 जून तक आप फाइल कर सकते हो। मीनवाइल अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो आप करते रहो, जो आपकी पहले वाली LUT है वही आपकी वैलिड रहेगी। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा आप 30 जून तक अपनी उस पर्टिकुलर नई जो LUT है उसको फाइल कर सकते हो और अपना अकॉर्डिंगली रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद किसी एक क्वेश्चन उन्होंने ये एड्रेस किया कि सर TDS का क्या होगा, उसकी डेट तो आपने सेपरेटली एक्सटेंड नहीं करी। तो TDS का मैं बता दूं जैसा हम डिस्कस कर रहे थे एक स्लाइड के अंदर कि सेक्शन 39 को आउट किया था इन्होंने, जो नोटिफिकेशन नंबर 37 थी वहां से इन्होंने सेक्शन 39 को एक्सक्लूड किया था, लेकिन उसका सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 को एक्सेप्ट किया था। यानी 39 पूरा एक्सक्लूड कर दिया लेकिन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 एक्सक्लूड नहीं करे थे। तो ये जो TDS वाला पॉइंट है ये इसके सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल करता है और उसकी डेट एक्सटेंड होकर 30 जून चली जाएगी, उसकी रिटर्न की भी और उसकी पेमेंट की। सिमिलरली इन द केस ऑफ ISD एंड आल्सो इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ये कोई उन्होंने बोला कि ऐसे कोई वरी वाली बात नहीं है, वो जो आपकी जो नोटिफिकेशन नंबर 35 है वहाँ पे उसको कवर कर लिया जाए। उसके बाद एक छोटा सा कस्टम्स के अंदर हल्का सा चेंज है, एक इंस्ट्रक्शन 3/2020 इन्होंने इशू करा। तो ये कोई बहुत हमारे लिए ज़्यादा इतना रेलिवेंट चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी ड्रॉबैक्स और जिसके भी जो भी पेंडिंग हैं उनको इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। जितने भी ड्रॉबैक के जो भी कस्टम रिफंड्स के जो भी जितने भी केसेस थे कोर्ट्स के ऊपर उनको इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। 8 अप्रैल को एक एडवाइजरी इशू करी है इन्होंने, प्रेस नोट इशू करके जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर जो भी कुछ एक्सटेंशन इन्होंने रिलैक्सेशन देने थे वो उन्होंने रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। जो लोग कस्टम्स की प्रैक्टिस में ज़्यादा हैं, जो लोग ड्रॉबैक्स वगैरह में करते हैं डील, तो ये प्रेस नोट 8 अप्रैल का देख लें, वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2020। उसके बाद एक इशू हम छोटा सा ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो पेमेंट है, बेसिकली ये जो इशू है ये रिलेटेड है सेक्शन 50 से। हम थोड़ा सेक्शन 50 को डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 50 के अंदर से शुरू से ही एक डिस्प्यूट रहा है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है
वो ग्रोस पे करनी है या नेट पे करनी है। सबसे पहले एक जजमेंट आई थी तेलंगाना हाईकोर्ट की मेगा इंजीनियरिंग की, तो उस जजमेंट ने ये बताया कि आपको ग्रोस के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। उस जजमेंट आने के बाद डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे नोटिस इशू करे रिकवरी के लिए कि आपको ग्रोस के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मीनवाइल एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये भी जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, सॉरी, उसके अंदर इन्होंने उस सेक्शन को अमेंड भी कर दिया था, एक प्रोवाइजो इंसर्ट भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस प्रोवाइजो को आज तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। लेकिन प्रोवाइजो इंसर्ट होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने उसकी रिकवरी स्टार्ट कर दी थी। रिकवरी स्टार्ट करने के बाद फिर ये मेगा इंजीनियरिंग को उन्होंने यूज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा केओस हो गया था ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद एक जजमेंट रिफेक्स इंडस्ट्रीज की आई थी मद्रास हाईकोर्ट की, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि आपका ये जो इंटरेस्ट है नेट के ऊपर लगेगा। रिफेक्स इंडस्ट्री की जजमेंट आने के बाद कहीं, या फिर उन्होंने पहले से ही एक्ट को अमेंड कर दिया था, उन्होंने अब फिलहाल उसको जो है काउंसिल मीटिंग में बोल दिया है कि ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 50 के अंदर ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू करेंगे, लेकिन स्टिल अभी तक वो नोटिफाई उन्होंने नहीं करी है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि जो भी सेक्शन 50 का इंटरेस्ट है वो आपको नेट बेसिस पे देना पड़ेगा, और जो अमेंडमेंट है सेक्शन 50 के अंदर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको लागू करेंगे। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ लॉकडाउन के दौरान भी एक नोटिस मेरे सामने आया कि उन्होंने उसमें डिमांड करा हुआ है आईटीसी के ऊपर भी इंटरेस्ट को, तो स्टिल जो है नीचे ग्राउंड तक बात अभी नहीं गई है। तो आईटीसी का तो क्लियर हो गया कि हमें जो ग्रॉस या नेट के ऊपर, हमें नेट के ऊपर अब इंटरेस्ट को देना है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आया कि क्या अगर मेरे कैश लेजर के अंदर कुछ पैसा है, यानी मेरे सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, आईजीएसटी में कैश के अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो इसमें हमारा ये ओपिनियन है कि अगर आपका कैश में पैसा पड़ा हुआ है और आप रिटर्न फाइल नहीं करके उसको डेबिट नहीं करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट का कोई वेवर नहीं मिलेगा। यानी आईटीसी के अंदर तो जो रिफेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो उन्होंने बात कही थी, रिफेक्स के अंदर जो बेसिकली उन्होंने कमेंट किया था वो ये किया था कि डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला था कि जैसे ही कोई कस्टमर किसी सप्लायर से माल खरीदता है, तो सप्लायर उसकी पेमेंट करके उसकी सप्लायर उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देता है, उसके बाद वो एसएससी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करके क्रेडिट लेता है। तो आपको आपका जो पैसा था वो मिल गया, आप अपने जो फंड्स थे उससे आप वंचित नहीं हो, डिपार्टमेंट के पास पैसा आ गया, तो इसलिए आप इसके ऊपर नेट पे इंटरेस्ट लीजिए। लेकिन कैश के केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। कैश के अंदर जो हमारा पैसा है वो जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे वो पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो सकता। जब एक एसएससी एक रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करने के बाद उसका अपोर्शनमेंट बैकएंड के अंदर जीएसटीएन करेगा कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना है। वैसे मेरे कैश लेजर के अंदर, सेस के अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आईजीएसटी के अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जब तक मैं उसको डेबिट नहीं करूंगा तब तक मेरा इंटरेस्ट उस पर चालू रहेगा, इंटरेस्ट का वेवर नहीं मिलेगा। तो रिफेक्स के अंदर जो रिमार्क्स थे, जो उनका जो कंक्लूजन था वो क्रेडिट को लेके था, कैश को लेके वो कंक्लूजन नहीं था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर 135 आया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और जो 135 जो सर्कुलर आया था उसके अंदर हमारे एक पीताम्बर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं पुनीत जी, उन्होंने आर्ग्यू इसको किया है। तो उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आई। एक सर्कुलर के अंदर उन्होंने, डिपार्टमेंट ने काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंट कहता है कि आप रिफंड क्लेम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो ले सकते हो अक्रॉस द क्वार्टर्स, लेकिन अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर आप रिफंड नहीं ले सकते हो। तो इसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इसमें क्लियर कर दिया कि आप अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर भी रिफंड ले सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दिस जजमेंट उन्होंने सर्कुलर के उस पोर्शन को एक तरीके से इनएक्टिव कर दिया है, उसमें क्लैरिफिकेशन दे दी है। एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी कि जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी है, वो किसी ने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या जैसे सब्सिक्वेंटली जो मेरा आउटपुट प्रोडक्ट है उसका रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, तो क्या रिडक्शन ऑफ रेट के अंदर भी क्या मेरे को एक्यूमुलेटेड आईटीसी का जो रिफंड है वो मिलेगा? तो उन्होंने ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि हाँ, उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो सर्कुलर है ये कहीं ना कहीं एक्ट के कॉन्ट्रेरी है। एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करता हो रिडक्शन के केसेस में भी मैं रिफंड ले सकता हूँ। तो जब तक इन आवर हम्बल ओपिनियन एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो ये सर्कुलर ने जो बात क्लैरिफाई करी है ये कॉन्ट्रेरी टू सीजीएसटी एक्ट नज़र आती है। सेक्शन 54 को अगर हम देखें ध्यान से, तो सेक्शन 54 के अंदर ऐसी कोई
एक तरीके से देखें तो हिंड्रेंसेस कोई नज़र आती नहीं है कि जो इस रिफंड को रोक सके। उसके बाद रूल 36(4) के अंदर इन्होंने थोड़ा सा अपने ऑफिसर्स को क्लैरिफाई किया कि आप रिफंड फाइल करते वक्त रिफंड को जो प्रोसेस आप करते हैं तो आप 36(4) का कंप्लायंस करिए। हमने एक सर्कुलर के अंदर डिपार्टमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी थी कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आपके पास रिफंड देने आता है और उसके जो इनवॉइसेस 2A के अंदर नहीं हैं तो आप उनसे उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको अपलोड कराइए और उसके बाद उसको रिफंड दीजिए। तो डिपार्टमेंट ने अपनी इस बात को एक तरीके से करेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, अब जो ऑफिसर्स हैं जो रिफंड प्रोसेस करते हैं वो तभी प्रोसेस करेंगे, उन्हीं इनवॉइसेस का प्रोसेस करेंगे जो 2A के अंदर आते हैं। एक क्लैरिफिकेशन HSN और SSC से रिलेटेड उन्होंने दिया कि जो अनेक्जर बी इनका था रिफंड का उसके अंदर एक पर्टिकुलर इस कॉलम को भी ऐड करा जाएगा। तो ये बेसिकली जो सर्कुलर नंबर 135 है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंप्लायंसेस की प्रैक्टिस के अंदर हैं, वो जो डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं, अनेक्जर बी ड्राफ्ट करते हैं, रिफंड की एप्लीकेशन जनरली तैयार करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, लैंडमार्क सर्कुलर। राकेश जी कितना टाइम है हमारे पास अभी? हाउ मच मोर टाइम? 2:30 बजे तक कर सकते हैं जी हम। हाँ 2:30 बजे तक सर। 20 मिनट है ना हमारे पास? जी ठीक है, 10-15 मिनट है, 10 ठीक है। 15। तो बेसिकली हम लास्ट अपना एक इस पे डिस्कस कर लेते हैं RCM ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सर RCM ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर एक एडवांस रूलिंग आई थी क्लेक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, राजस्थान की, जिसके अंदर अगर आप रूलिंग को भी पढ़ेंगे तो उन्होंने बेसिकली कोई ज़्यादा स्पीकिंग रूलिंग भी नहीं लगती। सिंपल SSC ने पूछा कि जी क्या जो मैं डायरेक्टर्स को सैलरी देता हूँ उस पर RCM में मुझे टैक्स देना है या नहीं देना, तो उन्होंने उन्हीं फैक्ट्स को प्रोड्यूस कर दिया जो भी मेंबर्स थे रूलिंग के और बोल दिया हाँ जी आपको टैक्स देना है। और इससे पहले एक एल्कोन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की भी रूलिंग आई थी कर्नाटका से, उसके अंदर भी ये बात कही गई थी कि जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है उसके ऊपर जो है रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी को टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के भी इस पे व्यू आए, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी व्यू अपने रखे। तो हम भी थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं कि क्या ये जो रूलिंग है RCM ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये क्या रूलिंग सही है या कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ गलती है, क्या इसको हमें फॉलो करना है नहीं करना। तो पहली बात तो जो एडवांस रूलिंग्स हैं ये उस एप्लीकेंट पे और उसके जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है, जुरिडिक्शनल टैक्स अथॉरिटी है, उसको बाइंड करती है। यानी राजस्थान की कोई रूलिंग आई तो क्या दिल्ली के अंदर मेरे पे बाइंडिंग है? तो अगर सेक्शन 103 हम देखें CGST AGST का, तो उस हिसाब से जो ये जो AAR की जो रूलिंग्स हैं ये एप्लीकेंट और जुरिडिक्शनल टैक्स अथॉरिटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर हम इस रूलिंग को देखें तो कहीं ना कहीं जो मेंबर्स थे रूलिंग के, उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया, कुछ स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया कि क्यों ये टैक्सेबल है, क्यों इसके ऊपर RCM पर टैक्स देना है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर प्रोविजन है, क्या हमें रेम्यूनरेशन के ऊपर जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन उस पर RCM करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली 2 प्रोविजंस हैं जिनके बीच में ये बेसिकली जो कॉन्ट्रेरी हैं आपस में। जो पहला है वो शेड्यूल 3 का क्लोज 1 है, जिसमें वो बात कर रहा है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये शेड्यूल 3 के अंदर आता है, यानी ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। या अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट अगर कोई सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, तो उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। और जो नोटिफिकेशन है एक रिवर्स चार्ज की, उसके हिसाब से जो पॉइंट नंबर उसका 6 है, वो कहते हैं कि सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर, services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate। तो डायरेक्टर जो है उस सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को उसके ऊपर टैक्स जमा करना है। तो जो क्वेश्चन है अगर मतलब हम देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं हो सकता? क्या एडवांस रूलिंग ने ये माना कि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं हो सकता, डायरेक्टर है, उसको कुछ भी पैसा आप दोगे तो उसको रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी को टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा है, उसको हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन एडवांस रूलिंग से पूछा गया था वो मैंने रिएटरेट यहाँ किया। एडवांस रूलिंग से उन्होंने ये पूछा कि क्या GST पेबल होगा RCM पे जो हम सैलरी पे कर रहे हैं डायरेक्टर्स को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट।
क्या हम पार्ट टाइम, अगर वो डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो भी क्या उसके ऊपर आरसीएम लगेगा? तो एडवांस रूलिंग ने तो सिंपल बोल दिया हाँ जी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 97 सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जो भी काउंसिल था उनका प्लेक्राफ्ट का, कि क्या 97 सबसेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर कंपनी लायबल है टैक्स पे करने के लिए? तो अगर हम देखें सेक्शन 97 को, तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाना चाहिए था 97 सबसेक्शन 2 क्लोज जी के अंदर, कि क्या मेरी ये ट्रांजैक्शन है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है। क्वेश्चन उन्होंने गलत पूछा कि क्या इसके ऊपर मुझे टैक्स देना नहीं देना। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है ये शेड्यूल 3 के अंदर फॉल करती है या नहीं करती है। शेड्यूल 3 के अंदर अगर फॉल करेगी तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स है नहीं तो चार्ज भी फेल, और ये जो रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन ये भी फेल। तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने के लिए 2-3-4 जूरिस्प्रूडेंस हमने लिए हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस अपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और ये जजमेंट एक्चुअली ईएसआईसी से रिलेटेड है। तो इस जजमेंट के अंदर भी जो डिस्प्यूट यही था कि डायरेक्टर के एम्प्लॉय हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें बड़ा कैटेगोरिकली कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टर जो है वो भी एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी एम्प्लॉय हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर भी एम्प्लॉय कंपनी का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय हो सकता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला है, वो एजेंट प्रिंसिपल वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। उसके बाद एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी जजमेंट है, उसमें भी कोर्ट ने ही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इंप्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी अंडरटेक्स टू रेंडर सर्विसेज, एग्जांपल प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज for another in the performance for which he is not subject to detailed direction and control but exercises professional or technical skills and uses his own knowledge and discretion। अगर कोई कंपनी हमें जब प्रोफेशनल हायर करेगी तो मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज करूंगा, लेकिन कोई कंपनी मुझे एज ए एम्प्लॉय हायर करेगी तो मैं उस कंपनी के सुपरविजन में काम करूंगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करूंगा, और उस कंपनी को राइट है मुझे हायर करने का भी और फायर करने का भी। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे फायर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल को उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसको फायर नहीं कर सकते, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि आप काम ऐसे करो, काम इस मैनर में करो, इस डिटेल्ड मैनर में करो। तो सिमिलरली एक और इसमें सर्विस टैक्स के टाइम की जजमेंट है मुंबई ट्राइब्यूनल की, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की। यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल ने कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन करे जो प्रैक्टिकली हमें काम आएंगे कि प्रैक्टिकली अब हमें कैसे करना है, क्योंकि ये तो एडवांस रूलिंग की आ गई है प्रोनाउंसमेंट। अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट करना, हमने क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि देखिए अगर आप का डायरेक्टर है आपकी कंपनी में तो आप उसका किस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। अगर आप सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, आप उसका प्रोविडेंट फंड और जो उसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का शेयर है वो जमा कर रहे हैं, अगर उसका प्रोफेशनल टैक्स जमा कर रहे हैं, अगर आप उसको फॉर्म 16 अंडर इनकम टैक्स इश्यू कर रहे हैं, आप उसकी जो सैलरी है उसको P&L अकाउंट में किस हेड में डेबिट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिसाइड करेंगी कि जो डायरेक्टर है वो हमारा एम्प्लॉई है और उसके जो हम उसको रेम्यूनरेशन सैलरी पे करते हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो बड़ा क्लियरली इन 2-3 अनाउंसमेंट के अंदर किया गया। उसके बाद कुछ टेस्ट हैं जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर इसके बाद भी यूज कर सकते हैं, जो हमें थोड़ी सी अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जजमेंट्स आ गई, वो सारी बातें आ गई, लेकिन हर कोई कंपनी डिस्प्यूट्स में भी नहीं जा सकती, लिटिगेशन में नहीं जा सकती। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए ये 4-5 एक्चुअली चेकलिस्ट है बेसिकली। ये इस जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें चेकलिस्ट है, इसमें करना कैसे है। तो सबसे पहला तो हमारा जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, जब भी कोई कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड मीटिंग होती है, और उस बोर्ड मीटिंग की जो मिनट्स होती हैं उसके अंदर हम उस आदमी को, वो जो डायरेक्टर है उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करें, और उसको जो सैलरी है उसको भी क्लैरिफाई करें कि वो जो आदमी हम अपॉइंट कर रहे हैं वो होल टाइम डायरेक्टर होगा, कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और वो इतनी सैलरी के लिए एंटाइटल्ड होगा, इतनी परक्यूजिट्स के लिए एंटाइटल्ड होगा। जो बाकी जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको जो पर्क्स मिलती हैं, परक्यूजिट्स मिलती हैं, वो पर्क्स भी डायरेक्टर को मिलेंगी, वो बेनिफिट्स भी इस डायरेक्टर को मिलेंगे। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो एक छोटा सा एंगेजमेंट लेटर या ऑफर लेटर हम साइन कर लें,
जिसके अंदर हम उसकी ड्यूटीज को, उसकी उसकी जो बेसिकली जो ड्यूटीज हैं उसको जो करनी है उन सबको हम क्लैरिफाई कर सकें। तीसरा पॉइंट, सेक्शन जो है जिसमें टीडीएस डिडक्ट होना 192 ऑफ इनकम टैक्स है, 194 जे के अंदर हमें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना और फॉर्म 16 हम उसको इशू करें। पीएफ और ईएसआई अगर आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह उनके ऊपर भी पीएफ और ईएसआई लगेगा। और पांचवा पॉइंट, रेम्यूनरेशन की जो फ्रीक्वेंसी है पेमेंट की वो भी रेगुलर होनी चाहिए, उसके अंदर भी किसी तरीके का इशू नहीं आना चाहिए, आपको पेमेंट भी उसकी रेगुलर करनी पड़ेगी। उसके बाद अब एक्चुअली इश्यूज जो अपडेशंस के इश्यूज थे वो हमारे खत्म हो गए हैं। अगर हमारे पास टाइम है तो हम या तो क्वेरीज पे थोड़ा सा डेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर जो हाँ मेंबर्स में आस्क योर क्वेरीज प्लीज। हाँ विनोद जी। हाँ जी राकेश जी। विनोद जी। जी सर। एक तो क्वेरी तो क्या आई है कि जो डायरेक्टर को जो रेंट पे करती है कंपनी, मान लिया कंपनी डायरेक्टर ने अपनी प्रीमिसेस दी हुई है, तो वो क्या इस दायरे में आएगी रिवर्स चार्ज के? सर रिवर्स चार्ज के दायरे में नहीं आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे हिसाब से डायरेक्टर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर उसके ऊपर टैक्स जमा करेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो रेंटिंग जो वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं कर रहा, इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में टैक्स जमा करेगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ राकेश जी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, इससे लोग क्वेश्चन पूछ सकें। केशव जी, जो मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उनका आप अनम्यूट कर दें उनको। राइट सर। मैं नितिका मैम। सर नितिका मैम हैज लेफ्ट द मीटिंग, आई थिंक कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, बट कुछ ने हैंड रेज किए हुए हैं, आई एम लेटिंग देम टॉक। हाँ उनको आप जो है जो पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड उनको देखें। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ अशोक जी, ये मैंने एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, नॉन रेजिस्टर्ड कम्युनिटीज में वो डील करते हैं जी। 3 अप्रैल को अप्लाई किया था, तो उसका अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आई है। क्या उस पर ये सर्कुलर 37 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? डीम्ड अप्रूव भी नहीं किया सर। हाँ जी। उसको नहीं कुछ नहीं किया, अंडर प्रोसेस दिखा रखा है सर। एक्चुअली अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो सेक्शन 25 को उन्होंने एक्चुअली एक्सटेंड नहीं करा इसमें। हाँ एक्सटेंड नहीं किया उसमें। तो टेक्निकली जो ऑफिसर्स हैं वो घर से काम कर रहे हैं और बाकी चीजें अप्रूव कर रहे हैं, रिफंड भी अप्रूव हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव हो रहे हैं। तो आप पर्टिकुलरली एक बार देख लीजिए बात करके जीएसटीएन के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स घर से काम कर रहे हैं, उनको एक्सेस है। पर्टिकुलरली सीजीएसटी के लोग तो कर रहे हैं, एसजीएसटी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि क्या है। सीजीएसटी के लोग तो काम कर रहे हैं, अपने रिफंड भी अप्रूव कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। और दिलीप कुमार जी आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। दिलीप कुमार जी। अमित गौड़ जी को ले लीजिए, अमित गौड़ जी को। अमित गौड़ भी हैं, अमित गौड़। पुनीत बंद कर दो बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ केशव जी ले लीजिए आप क्वेरीज। हाँ सर, मैंने उनके माइक्स खोल दिए हैं, बट आई थिंक पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर नहीं कर रहे। गैलेक्सी S8 आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। दिलीप कुमार जी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, स्पीकर ऑन है। गैलेक्सी S8। वीरेंद्र कुमार जी, प्रिंस कुमार जी। हाँ जी जी। हाँ मेरी क्वेरी ये है जी कि कैंसिलेशन ऑर्डर 30 जनवरी को इशू हो गया है जी। तो क्या इसकी कोई डेट आई हुई है? हमको जो फॉर्म 10 फाइल करना है GSTR 10 वो 30 अप्रैल तक करना था। क्या इसका कोई अमेंडमेंट आया है कि हम इसे आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपकी कौन सी थी फाइनल रिटर्न थी सर? हाँ फाइनल रिटर्न हमने फाइल कर दी थी दिसंबर की, और 30 जनवरी को हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो गया। 30 जनवरी को इशू हुआ है? हाँ 30 जनवरी को। अभी फाइनल रिटर्न फाइल करी नहीं करी आपने? फाइनल कर दी थी हमने, अब जो है GSTR 10 फाइल करना है। तो GSTR 10 ही तो फाइनल है सर। GSTR 10 का 90 डेज होता है 30 जनवरी के बाद।
वो होता है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल आपका बेसिकली आपका जो बेसिकली ये कंप्लायंस है, हाँ। ये वहीं फॉल कर रहा है। एक मिनट में इसका सेक्शन चेक कर लेते हैं। आप ना एक काम करना, मेरे को पर्सनली भेजना, मैं सेक्शन चेक करके आपको रिवर्ट करूंगा कि फाइनल रिटर्न किस सेक्शन में फॉल कर रही है और उसको एक्सक्लूड तो नहीं किया। मेरे हिसाब से जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपका मई तक, जून तक एक्सटेंड होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में चेक कर लेंगे कि आपका जो फाइनल रिटर्न है वो किस सेक्शन में फॉल कर रहा है और उसके हिसाब से आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू विनोद जी। विनोद जी, अमित गौड़ जी कुछ पूछना चाहते हैं। अमित गौड़ जी। हाँ जी सर, पूछिए अमित जी। गौड़। अमित जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सर हेलो। जी अमित जी। हाँ जी सर। सर मेरा कहना यह है कि अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, तो वो अपने रेंट पे फॉरवर्ड चार्जेस लगाएगा नहीं। इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे थोड़ी है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में उसकी अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही 20 लाख से, तो जी इसके लिए है ना। सर वहाँ पे वर्डिंग ये है, एनी सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम ए डायरेक्टर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंडलॉर्ड की बेसिक लैंडलॉर्ड के तौर पे ये है, लेकिन प्रॉपर्टी तो वो सर्विसेज आ ही रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी सिर्फ एक कंपनी में डायरेक्टर बन गया तो हर जगह वो डायरेक्टर ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दे रहा, वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी के अंदर जो है रेंटिंग कर रहा है। अगर उनकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है तो रजिस्ट्रेशन लेके उनको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सीड कर रही है तो वो अपनी जो एग्जम्पशन उसको एंजॉय करेंगे। यही पॉइंट आप ये जजमेंट से इनको रेफर करना, यही पॉइंट बार बार डिस्कस हुआ है कि डायरेक्टरशिप एक पोजीशन है। अगर एक आदमी डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है और बाकी काम भी कर सकता है। कोई वो नहीं है कि अगर वो एक कंपनी में डायरेक्टर है तो सिर्फ वो डायरेक्टर ही है और सारे प्रोविजंस रिवर्स चार्ज के एप्लीकेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बेटा टाइम बताएगा जी सर। आगे और कोई क्वेरी है जी? केशव जी आ रहे हैं। केशव जी। हाँ अशोक सर, बाकी के क्वेरीज क्या हम ऑफलाइन ले सकते हैं? समय को सर 1-2 मिनट और दीजिए थोड़ा। केशव जी तो आपने वो अपना 1-2 क्वेरी ले लीजिए आप, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। प्रिंस कुमार जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एल अग्रवाल जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। Well, my suggestion was only this, that IGST department were doing work from their home, but SGST department been deputed on some other areas, hence they are not doing any activity for SGST work. बिल्कुल ठीक कह रहे हो वैसे, क्योंकि हाँ बिल्कुल SGST के लोगों को इन्होंने इसमें डिप्लॉय किया है कोविड-19 में। कुछ सुनने में आया कि कुछ एक्टिविटीज के अंदर इनको तो yes, CGST is working from home, but SGST is little. Yeah, they're absolutely not correct. working. Yes, this is my suggestion only. Yeah, you are right. Thank you. प्रिंस कुमार जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अरुण कुमार जी, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धर्मपाल मैनी जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अरुण कुमार मित्तल जी, गैलेक्सी ऐसे। अनिल खुराना जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से विनोद जी, राकेश जी। हाँ जी ठीक है। प्लीज हाँ, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर। तो विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें काफी अच्छी तरह से आज इस टॉपिक को बताया उन्होंने। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं बहुत 1 मिनट में ही सम अप करता हूँ इसको, कि एक सेक्शन 168 इंट्रोड्यूस किया गया बाय ऑर्डिनेंस, कंडीशनल वेवर जो है दिया वो एक्सटेंशन के लिए। इसमें मेरा थोड़ा सा मानना है कि शायद और क्वालिफिकेशन इसमें आएगा। इसमें जो है वो जो 3B की डेट के एक्सटेंशन की और GSTR 1 की वो उसको वेवर दिया गया अप टू द अप्रैल, और मई की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई। CPM 08 बढ़ाया गया, CPM 02 की डेट बढ़ाई गई और ITC 03 की बढ़ाई गई, और इसमें जो है GSTR 04 की बढ़ाई गई। रूल 36(4) में रिलैक्सेशन दी गई। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट
जो है वो वेरियस कॉम्प्लायंस की वो बढ़ाई गई, कुछ को छोड़ के सर्कुलर नंबर 137 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, रिफंड के लिए ना एक सर्कुलर अभी आया है रिफंड के लिए, जिसमें वो हमारे कुछ गलतियां रह जाती हैं, जीएसटीआर भरने में और जीएसटीआर 1 भरने में तो कुछ गलतियां रह जाती हैं, जैसे हम कुछ शिपिंग बिल कुछ और भर देते हैं, तो उसके लिए एक सर्कुलर जो है वो नया आया कस्टम का, और कस्टम ने ये कहा है कि आप जो है 31/12/2019 तक की जो भी गलतियां हैं वो पिछले सर्कुलर भी इसमें दिए हुए हैं, वो देख लेना, फॉर्म भी है उसके साथ पिछले सर्कुलर के साथ, तो उस फॉर्म में आपने करेक्ट करके वो डिपार्टमेंट में जमा करवाना है वहां पे कस्टम में, तो वो आपकी जो मिस्टेक्स रह गई शिपिंग बिल में और जो आपने रिटर्न फाइल करी उसके अंदर, तो वो सारी ठीक हो गई, जो है आपका रिफंड जो है 31/12/2019 तक की सारी जो है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो है सर्कुलर नंबर 135 हुआ और डायरेक्टर के बारे में जो है कंक्लूड किया। तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत अच्छी तरह से जो है मुझे समझ में आया, सारी चीजें बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सहज भाषा में आपने बात करी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का धन्यवाद, और नीति जी का, केशव जी का भी, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया। तो अब मैं सीधा मनीष जी को आमंत्रित करता हूं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए, कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें और इस मीटिंग को समापन की तरफ लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू ऑल, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने लर्नर स्पीकर यंग एंड अपनी बार के मेंबर श्री विनोद कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस समय कोविड समय में आके हम सभी बार मेंबर्स का ज्ञानवर्धन करा और इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से समझाया तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो 168 और डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने डिटेल बताया, इससे बहुत मेरी तो पर्सनली बहुत जानकारी प्लस हुई है, और मैं मानता हूँ मेरे बार मेंबर को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा मैं अपने बार मेंबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस समय उन्होंने आके इस अपने जो जूम मीटिंग को है इसको सक्सेस बनाया। इसके अलावा मैं अपने जिन्होंने अपनी जूम मीटिंग अरेंज करी है, मिस्टर विनीत सिंगल एंड केशव जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल मेंबर, अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल मेंबर, थैंक यू अशोक जी, राकेश जी, नितिका मैम, केशव जी, मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच विनोद जी, थैंक यू। Thank you very much. केशव जी प्लीज कंक्लूड द मीटिंग। Right. Thank you very much. थैंक यू।